शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने का ही समय बचा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता अपने चुनावी प्लान को एक्टिवेट करने में जुटे हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM, जो सीमांचल में अपनी सियासी विसात बिछा रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए और जिस तरह से आरजेडी पर हमलावर दिखे, उसके बाद पूरे बिहार के साथ साथ सीमांचल की राजनीति में नई बहस छिड़ गई कि ओवैसी आखिर किसका खेल करेंगे, किसके साथ खिलवाड़ करेंगे। दरअसल बिहार के किशनगंज में ओवैसी ने तेजस्वी को चुनौती दी और कहा कि तुमने हमारे 4 विधायक तोड़े थे, चारों भगोड़े भाग गए, इस बार आरजेडी भिखारी बनकर मेरे पास आएगी। ओवैसी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे साल 2020 विधानसभा चुनाव में AIMIM का प्रदर्शन भी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुल 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 पर उसे जीत हासिल हुई। जिस किशनगंज से ओवैसी चुनावी हुंकार भर रहे हैं, उस किशनगंज में तकरीबन 67% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में सवाल है कि ओवैसी किसका मुस्लिम वोट बिगाड़ेंगे और सीमांचल का मुस्लिम वोटर अब की बार किसके साथ है। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे, इंशाअल्लाह होता है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान शनिवार को आया और तब से बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा M फैक्टर की ही होने लगी, उस मुस्लिम फैक्टर की जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। आरजेडी हो, कांग्रेस या फिर जेडीयू, सभी दलों के लिए बिहार में M फैक्टर अहम है और इसी को ध्यान में रखकर सभी सियासी पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं सीधे मुस्लिम वोटर तक, अपनी बात कहने, ये समझाने कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा हितैषी कोई है तो वो उनकी ही पार्टी है। जिन्होंने इनको भगाया, हम तुमको भगाएंगे बिहार में, इंशाअल्लाह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ संशोधन बिल के कानून बन जाने के बाद जेडीयू अपने मुस्लिम नेताओं को अल्पसंख्यक समाज के बीच जाकर उन्हें समझाने का टास्क सौंप रहा है। तभी निशाना लालू राबड़ी के शासनकाल पर जेडीयू के नेता लगा रहे हैं। न अपने यादव बिरादरी पर, न मुसलमानों पर, न दलितों पर, न पिछड़ों पर, न अति पिछड़ों पर किसी पर भरोसा नहीं था। उस लालू प्रसाद यादव जी ने 15 साल बिहार को किस हाल में रखा। सत्तारूढ़ एनडीए में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी जेडीयू में है। ऐसे में लालू प्रसाद के कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज को लेकर आरजेडी के नेता दूसरे दलों पर कुछ इस अंदाज में निशाना साध रहे हैं। राजद एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसने कभी भी सत्ता की परवाह नहीं की। आपने सुना होगा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सत्ता आए और जाए, हम उसकी परवाह नहीं करते। मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए ओवैसी से लेकर तमाम पार्टियां मैदान में कूद पड़ी हैं। बीजेपी भी मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति करने वाली पार्टियों पर निशाना साधकर मिशन M और खासकर पसमानदा समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी है। मुस्लिम समाज के 80% पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं। सीमांचल में मुस्लिम आबादी लगभग 47% है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का डर महागठबंधन को सता रहा है। आरजेडी और कांग्रेस AIMIM को वोट कटवा होने का आरोप लगाते हैं। जाहिर है बिहार में मिशन M पर राजनीति तेज हो गई है। बिहार की 18% मुस्लिम आबादी कई सीट पर हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। ऐसे में सवाल यही कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोट बिगाड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे ओवैसी किसका मुस्लिम वोट बिगाड़ेंगे, मुस्लिम मतदाता किसके साथ है। सवाल यह भी मुस्लिम मतदाता किसके साथ है, ओवैसी किसका मुस्लिम वोट बिगाड़ेंगे। और सवाल यह भी उठ रहा है कि बिहार में M फैक्टर कितना अहम है। M मतलब मुसलमान, बिहार में मुसलमान फैक्टर कितना अहम है। सीमांचल में ओवैसी का कितना दबदबा है, ओवैसी की एंट्री से किसको नुकसान होगा और किसको नफा होगा।
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़ेंगे। उसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। निशांत कुमार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, निशांत के बेटे का बड़ा बयान, नीतीश के बेटे का बड़ा बयान सामने आ रहा है। पहली बार राष्ट्रीय मुद्दे पर बोले हैं निशांत। जातीय गणना पर निशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार का बड़ा बेहतर फैसला। निशांत ने केंद्र सरकार का बड़ा और बेहतर फैसला बताया है। हमारे पिता जातीय गणना के पक्षधर रहे हैं। बिहार में जातीय गणना हुई भी थी 2022 में, कैबिनेट में फैसला लिया गया और अब निशांत कुमार ने पहली बार राष्ट्रीय राजनीति पर यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जातीय जो जनगणना कराने का फैसला लिया गया है वो बेहतर है और इसकी शुरुआत 2023 में नीतीश कुमार ने की थी, उसको भी उन्होंने याद किया। तो निशांत ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह बड़ा और बेहतर फैसला है। क्या कुछ कहा है निशांत ने, सबसे पहले सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ निशांत हैं और निशांत जी, इन दिनों जातीय गणना को लेकर के जो है वो बड़ी चर्चा हो रही है और देश में जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने जातीय गणना का ऐलान किया है। हाँ, तो ये जातीय गणना अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है केंद्र सरकार से। तो पहले भी मेरे पिताजी इसके पक्षधर रहे हैं, इसके हिमायती रहे हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए। तो फिर 2022 में उन्होंने कैबिनेट से पास कराया कि जातीय गणना हुई। जातीय जनगणना 2023 में रिपोर्ट आया उसका लास्ट में। तो जो भी रिपोर्ट आया उसके बाद फिर ये गरीब और वंचित लोगों के लिए जो आरक्षण 50% था उसको बढ़ा के उन्होंने 65 कर दिया। तो ये फिर मामला एक चला गया हाई कोर्ट में, तो फिर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो फिर उसमें हम तेजस्वी हैं और विपक्ष है करें कि उनका प्रेशर का ये नतीजा है कि ये जातीय गणना देश में हो रही है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उनके प्रेशर का नतीजा है। अरे चलिए, ये तो अपना केंद्र सरकार का अपना फैसला है, ठीक ये मानते हैं। तो ये निशांत कुमार थे और जिन्होंने जातीय गणना को लेकर के कहा है कि पिताजी है उनकी ये देन थी कि आज जातीय गणना देश में हो रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा और बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता असफर अहमद जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम प्रवक्ता राणा रणजीत सिंह भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी आपसे। पिछली बार की तरह इस बार भी एआईएमआईएम सीमांचल में चुनावी ताल ठोक रही है और चैलेंज सीधे सीधे आपको दिया जा रहा है। आरजेडी ने एआईएमआईएम के जो 4 विधायक तोड़े थे उसके बदले 24 जीतने का दम भरा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुले मन से यह ऐलान किया है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए संतोष जी, सबको बोलने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, बिहार में खास तौर से मुस्लिम समाज इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद जी अपने कमिटमेंट पर, अपने एग्रीड एजेंडा पर और जो उनका मुसलमानों के साथ परस्पर न्याय का संबंध रहा है उस पर वो कायम रहे। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में थे तो सबसे पहले उन्होंने बिहार में देश के इतिहास में पहली बार उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी। अल्पसंख्यक आयोग के रिपोर्ट सदन के दोनों पटलों पर रखे जाते थे, उस पर चर्चा होती थी। साथ ही साथ विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष और चेयरमैन मुस्लिम समाज से बने। विधान परिषद और विधानसभा के जो प्रोसीडिंग है, जो वहाँ से प्रस्ताव आते थे, वो उर्दू स्क्रिप्ट में भी लिख करके आते थे। उर्दू को उन्होंने दोनों सदनों में मान्यता दी। बीपीएससी को उर्दू स्क्रिप्ट का लैंग्वेज बनाने का काम किया और उसके माध्यम से जो डीएसपी, सीओ, एसडीओ, बीडीओ और बड़े पदाधिकारी जो बनते रहे हैं वो बीपीएससी के माध्यम से लालू जी के कार्यकाल में उर्दू स्क्रिप्ट के कारण। उसके बाद उर्दू को ग्रांट बढ़ाने का काम किया। उर्दू टीचरों की बहाली की, 12,500 एक मुश्त उर्दू टीचरों की बहाली की। उर्दू में ट्रांसलेटर और टाइपिस्ट की बहाली की।
उर्दू को हर स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए, उर्दू को रोजगार से जोड़ने के लिए लालू प्रसाद जी ने जो काम किया वो अविस्मरणीय है। लालू प्रसाद जी ने अल्पसंख्यक इलाकों की तरक्की के लिए, उनके बेहतरी के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से 15 सूत्री कार्यक्रम चला करके अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में, अल्पसंख्यक समाज के बीच में जो काम किया विकास का वो दिखा। अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए बिना किसी सूद के उनके लिए लोन देने की व्यवस्था की। साथ ही साथ लालू प्रसाद जी ने चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, चाहे जितनी भी मुसीबतें हो, उन्होंने झेला, लेकिन कभी भी भाजपा आरएसएस के विचारों को देश और बिहार में चलने नहीं दिया, उसके खिलाफ खड़े रहे। इसी कारण से उनको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, कितने तरह के उनके ऊपर केसेस मुकदमे दर्ज किए गए, ये स्पष्ट रूप से दिखा। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं, लालू जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार की राजनीति को एक नया आयाम दिया और बिहार से स्पष्ट संदेश दिया कि नफरत को समाप्त करने के लिए नौकरी और रोजगार को माध्यम बनाना होगा। और आपने देखा 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें रोजगार के बारे में नौजवानों ने जब भारतीय जनता पार्टी से पूछना शुरू किया और कहा कि जब बिहार में 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी और 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके आए, जब वो इतने जल्दी, इतने कम समय में इतनी नौकरियां दे सकते हैं, तो आप जो वादा किए थे हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार का, ये 11 साल होने को अब 22 करोड़ मिलना चाहिए, 8 लाख से अधिक ये नौकरी नहीं दे पाए। इससे ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं नफरत का जो नौजवानों के बीच ये झोल चलाते थे। मैंने AIMIM अध्यक्ष जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उनको लेकर ये सवाल पूछा था कि वो आपके लिए कितना बड़ा थ्रेट है सीमांचल में। देखिए, सीमांचल नहीं, पूरे देश में कहीं इस तरह के जो परसेप्शन बनाने वाले लोग हैं, इस तरह का जो खेल खेलने वाले लोग हैं, उनको लोग पहचानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना से वो आते हैं, तेलंगाना पूरे राज्य भर में वो 9 सीट से अधिक, वो भी हैदराबाद के इर्द गिर्द ही, उससे अधिक ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि हैदराबाद से बाहर निकलते ही ये कहीं ना कहीं जिनके लिए काम करना चाहते हैं या जिनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनके माध्यम बनने का काम करते हैं और दूसरे स्टेटों में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ करके एजाज किसके लिए फायदा पहुंचाते हैं, किसके लिए काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी? बताने की आवश्यकता है क्या? ये तो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि वो किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लालू प्रसाद जी ने रोकने का काम किया, लालू प्रसाद जी ने सेकुलरिज्म के लिए जो अलमबरदारी की, ये सबको पता है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। लालू प्रसाद जी, बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जिस तरह से बड़ा आरोप लग गया है असदुद्दीन ओवैसी, अब तक तो ये हम सुनते आए थे कि वो आपकी बी टीम है और अब ये बिहार में अगर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार सीमांचल में उन्होंने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती, तो वो आपके कहने पर स्पष्ट रूप से दिखता है। इसलिए दानिश जी भारतीय जनता पार्टी के पैरविकार बने हुए हैं जो उनके परसेप्शन में खड़े होना चाहते हैं। संतोष जी देखिए, राजनीति में कोई किसी की टीम नहीं होती है, राजनीति में अलायंस होता है, गठबंधन होता है और एनडीए का गठबंधन स्पष्ट है देश के सामने। बिहार के अंदर हमारा गठबंधन स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है हम चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये हमारे गठबंधन के बहुमूल साथी हैं। इंडी गठबंधन वाले ये बताएं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव जिस प्रकार का जो इनका इंडी अलायंस बना, जो अवसरवाद और अलगाववाद का एक जमावड़ा है, जो आज तक तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसको जो है स्वीकृति दे ही नहीं रही है। उधर जो है सहनी साहब जो है, मुकेश सहनी, वो अलग अलग जो है विषय रख रहे हैं। तो इसलिए चुनाव जो है अलायंस के बीच में होता है, गठबंधन के बीच में होता है, किसी टीम के बीच में नहीं होता है, कोई किसी का टीम नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को पूरी आजादी है अधिकार चुनाव लड़ने का, वो कहीं भी चुनाव लड़े, हम उनकी मुखालफत करेंगे। मंत्री बनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी बिहार में आएंगे, हम उनकी मुखालफत करेंगे। अमित शाह से ऊपर है क्या?
कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कौन सा गोली दे रहे हैं? एजाज जी अपने टर्न पर बोलिएगा ना, अभी आपको 5 मिनट मैंने टाइम दिया, आपने अपनी जितनी यहाँ नहीं चलने वाला, आपने अपनी सारी बातें रखी। अब मैं सवाल ले रहा हूँ, आप बीच में टीका एजाज साहब को बताइए, किस तरह से हनुमान एजाज साहब को बताइए, ये आरजेडी का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये न्यूज़ 18 का प्लेटफॉर्म है। और न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पे सभ्यता से बात की जाती है, चिराग पासवान के संबंध में सभ्यता से बात की जाती है, अपने वक्त पे अपनी बातें रखी जाती है। एजाज साहब उम्र का तकाजा है, उम्र का ख्याल रखिए, और जो है दूसरे को बोलने दीजिए। अरे महागठबंधन दूसरे को बोलने दीजिए, वाजिब नहीं है ये, आप अपनी बात दूसरे को बोलने दीजिए। चिराग पासवान को कहां पर रखना चाहते हैं, जीतन राम मांझी को कहां पर रखना चाहते हैं, भूपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे वक्त जाया हो रहा है। एजाज जी आप अपने समय पर बोलिएगा, बीच में किसी भी मेहमान, क्योंकि मेरे पास आज बड़ा पैनल है, सबको मुझे बराबर समय देना है। मैंने आपको सबसे पहले आपसे शुरुआत की, 5 मिनट आपको दिए, आप दूसरे के बीच में भी बोल रहे हैं। दानिश जी अपनी बात को जल्दी से खत्म कीजिएगा। बोलेंगे तो रोकेंगे, गलत बोलेंगे तो रोकेंगे। अब आइए टॉपिक पे, आप अपनी बात कहें, जुमलाबाजी नहीं करें यहाँ पर। एजाज जी मैं तय करूंगा। भैया सुन लो एजाज साहब। दानिश जी अरे सुनाओगे क्या, तुमको सुनाने आता है क्या? देखिए संतोष जी, तुमको सुनाने आता है क्या? दानिश जी आप इग्नोर कीजिएगा, संतोष जी आप इसी के लिए, एजाज जी को इग्नोर कीजिएगा, मेरी बात का, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। को इसी के लिए बुलाते हैं क्या? ये आरजेडी का चार चरित्र जो यहाँ पे दिखला रहे हैं, ऐसे बदतमीज लोग आरजेडी का। एजाज जी की आवाज को कम करते हैं, मेरी टीम से रिक्वेस्ट है, एजाज जी की आवाज बिल्कुल बंद कम कीजिए। दानिश जी अपनी बात रखिएगा, दानिश जी अपनी बात रखिएगा। संतोष जी देखिए, मैंने कहा जी कि मैं कह रहा हूं कोई किसी की टीम नहीं है, चुनाव अलायंस के बीच में होता है, एनडीए अलायंस और एनडीए अलायंस, अदर दल होते हैं। पीके भी चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव भी चुनाव लड़ेंगे, तो आपको अगर ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए विषय यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने पिछली बार बिहार में चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने की से 4-5 सीटें जीती, और देखिए उस समय सीमांचल के लोगों ने ईमान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो है ओवैसी को वोट दिया, और बदले में क्या मिला? ईमान के नाम पर सीमांचल के लोगों ने ओवैसी को वोट दिया, और बदले में क्या मिला? दगा, धोखा मिला। उनके 4 विधायक ने अपने जनता को धोखा दिया, और धोखा देकर के आरजेडी के साथ चले गए। तो क्या इस बार आप अंदाजा लगाइए कि क्या इस बार भी सीमांचल के लोग धोखा खाने जा रहे हैं क्या? हरगिज नहीं जा रहे हैं। ना वो 15 साल तक लालू प्रसाद के धोखे को भूल पाए हैं, और ना सीमांचल के लोग। ठीक है, राणा रणजीत जी भी है, एआईएमएम के प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक न्याय के आधार पर आपसे है, जो इस बार चुनाव होने जा रहा है। प्रवक्ता ने अभी आरोप लगाया कि आप बीजेपी की वी टीम है, और जहां बीजेपी को थोड़ी सी भी आशंका होती है वहां आपको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उतरवा देते हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि चूंकि सीमांचल के वोटरों ने पिछली बार आप पर भरोसा किया और वो ठगे गए, इस बार आप पर भरोसा क्यों करें? एजाज भाई को पहले मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आपकी पार्टी अपने छवि को बदलना चाहती है, इसलिए पार्टी के जो आपके अध्यक्ष हैं, जो आपके नेता हैं, वो कहते हैं कि माथे पे अब हरा गमछा नहीं बांधना है, टोपी पहनना है, और जो गमछा बांध करके, मुरेठा बांध करके जो थोड़ा सा आप लोग दबंगई दिखाते हैं, उसी का असर देखने को मिला। आप इंटेलेक्चुअल वे में हम लोग बात करने आए, तो हम लोग निश्चित रूप से अपने व्यवहार को जरा ठीक करके एक दूसरे को सुने और तर्क की बात करें। दूसरा ये है, आपने जब एक सवाल किया कि हम सब सीटों पे नहीं लड़ते हैं, हम मात्र 19 सीटों पे चुनाव लड़े थे बिहार में, इसलिए माफ कीजिएगा। आप बिल्कुल हरे रंग के थे, कहां कह रहा हूं मैं, तभी तो मैं उनका बेटा हूं, हरे रंग का ही हूं भाई। बोल तो रहे, बोलने दीजिए। आइए मैं पेनफुल इंजेक्शन देता हूं, चिंता मत करिए, बहुत दर्द नहीं होगा। अरे आपके पास मैं बहुत तर्क की बात करता हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, और इंजेक्शन भी दे दूंगा, आपको दर्द भी नहीं होगा। रंजीत जी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जी एजाज भाई आपसे एक सवाल है कि आपने जो कहा कि हम हर सीट पे लड़ते नहीं, पहली बात तो ये पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से सवाल कीजिए। उनसे भी करूंगा क्योंकि पहले आपने जो गिनती गिनाया, लालू जी की गिनती गिनाई कि लालू जी ने क्या किया उर्दू के लिए, लालू जी ने क्या किया अक़लियत और मुस्लिम समाज के लिए। मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं, लालू जी ने आवाज दिया, लालू जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? सवाल यह है, आप वक्फ बोर्ड के लिए आपने क्यों नहीं मुहिम खड़ा किया? आपने एक सपोर्ट किया, ठीक है, एक मुहिम था, आपने जाकर के साथ दिया। आप हमको बी टीम बोलते हैं भाजपा का, हम आपके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। हम 5 सीट जीत करके आए, क्या हमारा हक नहीं है कि हम चुनाव लड़े? क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम 5 सीट, जो पार्टी पहली बार में 5 विधायक जीत करके आए, क्या उसका अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का?
हमारा जनाधार जहां होगा वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और मैं आपको भी बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं कि हमारा दरवाजा खुला है। आज भी आपको डर है कि MY समीकरण आपका खत्म हो जाएगा जिस दिन कोई पार्टी जो मुसलमान की बात करती है और वो अधिक विधायक जीत लेगी, तो आपका जो समीकरण है, जो आपके अंदर बैलून में जो हवा है वो निकल जाएगा। इसलिए आप घबराते हैं। इसलिए हारने के बाद आपने हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया, लेकिन आपने 4 को तोड़ा है, विधायक को तोड़ा है, जनता को नहीं तोड़ा है। जनता आज भी AIMIM के साथ है। और जो लोग कहते हैं कि मुसलमान की पार्टी है, तो राणा रंजीत सिंह राजपूत का बेटा बैठ करके AIMIM की सफाई दे रहा है, MIM का पक्ष रख रहा है। ठीक है, ये आपके सवालों का जवाब है। और आप अगर आप चाहते हैं कि आपके नेता मुख्यमंत्री बने, कोई सेकुलर पार्टी की सरकार बने, तो महागठबंधन को जरा बड़ा सोच रखना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस कुर्सी से ऊपर देखिए, और मेरा सवाल जैसी पार्टी को हराना है तो सभी को एक मंच पे लाइए। रंजीत सिंह साहब कह रहे हैं कि आप महागठबंधन में जगह दीजिए, वो आने को तैयार है। और अगर पहली बार में कोई पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रहती है, 5 विधायक जिताने में कामयाब रहती है, तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। बिहार से अगर चुनाव लड़ रही है तो फिर महागठबंधन को आपत्ति क्यों है? लड़ने से रोक है, लेकिन चुनाव हैदराबाद में 9 सीट पर लड़ते ख्याल है मुस्लिम महाज का, ये समझ में आता है ना। तो आप सर्वे करके दीजिए ना, जो पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। आप पार्टी क्यों बनानी है अपनी? आप तो बी टीम है ना बीजेपी के। अगर आपको मुस्लिम महाज का इतना ख्याल है, तो जो पार्टी एग्जिस्ट में मुसलमानों के लिए सोच रही है, मुसलमानों के लिए कर रही है, आप सर्वे करके उनको दीजिए कि भाई इनको आप चुनाव लड़ाइए। आप तो खुद लड़ने लगे। क्यों हम सर्वे? आप तो बी टीम हो गए भाजपा के। नहीं खड़े करें आज हैदराबाद या केरला। ये सवाल इनका है, क्यों नहीं खड़ी करें? इनका ये है साहब कि इन्होंने बी टीम है ना, ये तो भाजपा की बी टीम है, क्यों नहीं खड़ा करेंगे ये? अगर ये मुस्लिम महाज के लिए सोचते तो जो सेकुलर पार्टी अभी लड़ रही है उसको समझाते, उसको सर्वे करके देते कि भाई आप इनको कंटेस्ट कराइए। मगर ये तो इन्होंने ये काम किया नहीं, इन्होंने तो खुद खड़ा कर दिया, क्योंकि ये भाजपा की भी टीम है। ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में अगर वो शामिल होना चाहेंगे, आप देंगे जगह उन्हें? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व करेगा ना, तो फिर वो आप पर कैसे भरोसा करें? वो चुनाव भी ना लड़े। अगर आपको मुस्लिम महाज की इतनी फिक्र थी तो आप अपना सर्वे करके दीजिए, ना कि चुनाव लड़िए, खड़ा हो जाइए। की बात करते हैं, मुकेश सहनी जी को 60 सीट आप दे देंगे। भाई आप चेंज क्यों कर रहे हैं टॉपिक को? आप कहते हैं, आप चेंज क्यों कर रहे हैं ना, बताइए ना भाई। आप मुस्लिम महाज के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सर्वे करके सेकुलर पार्टी को दीजिए कि भाई इनको यहाँ से कंटेस्ट कराइए। असफर जी, सेकुलर पार्टी कौन है? सेकुलर पार्टी है, महागठबंधन को दीजिए आप। ये कैसे तय हुआ कि ये सेकुलर पार्टी है? कैसे तय हुआ? मतलब एकदम क्लियर है कि ये सेकुलर पार्टी है, ये सबकी बात करती है। ये नहीं, हिंदुस्तान की ब्यूटी मेरी ही समझिए। वो कहते हैं कि हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है बिहार में। इंडिया की ब्यूटी क्या है कि एक बाग है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल हैं। असफर जी, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, बगीचे में आप अपना गुलाब का फूल लेकर आए हुए हैं, आप कह रहे हैं कमल का फूल ना हो वहां पर, उस पर गुलाब का फूल ना हो, ये कैसे चलेगा? कमल वाले सिर्फ कमल की बात करते, हम लोग तो मुख्तलिफ सारे फूल की बात करते। ठीक है, अंजुम जी जवाब दीजिएगा। अब लड़ाई ये है बिहार में कि कौन बड़ी सेकुलर पार्टी और मुसलमान किस सेकुलर पार्टी के साथ जाएगा। देखिए संतोष जी, कौन सेकुलर पार्टी और मुसलमान किसके साथ जाए, बिहार में 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को बिहार की जनता, वो तमाम वर्ग के लोग, सिर्फ मुसलमान की मैं नहीं बात कर रही हूं, वो तमाम बिहार की आवाम ने लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के ऊपर अपना विश्वास जताती रही है, पूर्ण बहुमत देती रही है। और हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सभी समुदायों के विकास के लिए समान रूप से काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भाई एजाज जी बोल रहे थे, बड़ी लंबे आपने 5 मिनट उनको वक्त भी दिया, सारा कसीदा और कथावाचक की तरह वो बोल रहे थे। लेकिन संतोष भाई एक बात, संतोष जी मैं एक बात कहती हूँ, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आजादी के बाद से मैक्सिमम शासन करने का वक्त मिला कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के इन दलों को, कुछ वर्षों को अगर छोड़ा दिया जाए तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जब मुसलमानों के बारे में वो टिप्पणी करती है ना कि इनकी मुसलमानों की स्थिति दलित समाज से भी बदतर है, तो इनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा वो मारती है। तो फिर ये इनको कहने का, अरे एजाज भाई चुप रहिए ना, आपको बीमारी पकड़ लिया है क्या बोलने का?
बकर बकर किए हुए हैं। सुनिए, क्या विचार? अरे चुप रहिए, सुनिए ना, आपको लग रहा है कि आपको बीमारी पकड़ लिया है, सब अपने टाइमलाइन में घुस जा रहे हैं। चुप रहिए, एजाज जी अपने टर्न पर बोलिएगा ना, इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। जब आपके पास आऊंगा एक एक करके आप जितने भी आरोप लग रहे हैं उनका जवाब दे दीजिएगा। एजाज जी की आवाज कम, अंजुम जी की आवाज ऊपर। और जब सच्चाई बताइए तो तिलमिला जा रहे हैं, ये किससे छुपा? एजाज जी की आवाज को कम कर दें, मेरी टीम मेरी आवाज सुन रही है तो अंजुम आरा जी की आवाज को ऊपर रखें। पहनाया था सीतामढ़ी दंगा तो कौन भूल सकता है? 48 मुसलमानों की किस तरह से वहां पे मौतें हुई थी। भागलपुर दंगे के मैंने एसिलेंट को सारे फाइल को बंद करवाया हुआ था। बहुत लंबा लंबा प्रवचन दे रहे हैं और सच बोला जा रहा तो सुनने की सलाहियत नहीं है। सुनिए, और एक चीज और मैं संतोष जी मैं कहती हूँ कि देखिए ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में जाने का, चुनाव में लड़ने का, अपने एजेंडे को कहने का पूरा और पूरा इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसका अधिकार देता है। अगर इस पे इन लोग किसी भी तरह के टिप्पणी करते हैं तो वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, ये दोनों लोगों का जो है ना, मुस्लिम वोट को ये अपना बंधुआ वोटर समझते हैं। ये मेन दिक्कत यही है, दोनों एक ही वोट बैंक पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं, तो ये आपस में तय कर ले किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, किसको। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन को 24 या 25 सीट आएगी कि नहीं आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राघोपुर से ये चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेन मुद्दा यहाँ पे संतोष जी ये है। ठीक है एजाज जी, सवाल ये है कि AIMIM से आप इतना खौफ क्यों खा रहे हैं? जब आपको यह यकीन है कि आरजेडी ने मुसलमानों के लिए अपने 15 साल के शासन में जमकर काम किया है, तो फिर आप उस काम को गिनाइए, अपने जो आपका वोटर है उसको अपने पक्ष में लेने की कोशिश कीजिए। AIMIM के आने से आरजेडी क्यों डरी हुई है? आप ही सब बात बोल दीजिएगा तो हम क्या बोलेंगे? आप गलतफहमी के शिकार हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप औजार देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपना काम गिराया, हमने जो काम किया है अगर उसमें एक इधर उधर हो तो आप बताइए। अक्षरशः जो हमने किया वो बताया। हमने महागठबंधन सरकार के माध्यम से जो नौकरी और रोजगार दिया, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण का गठन किया, लेकिन बिना अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के इनका काम किया, मान्यता देने का काम किया। ये हमारा एग्रीड एजेंडा है। वक्त संशोधन विधेयक पर हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है। इस पार्टी को सींचा, उनका पुण्यतिथि कार्यालय में फिर गुमराह कर रहे हैं आप। वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के जेपीसी के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। संतोष जी गुमराह कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये बात अंजुम जी आपके पास आऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत कह रहे हैं तो आप करेक्ट करिएगा। मुसलमानों का एतमाद हमारे पर है और मुसलमान को पता है कि लालू प्रसाद जी आज जो झंझावत झेल रहे हैं, तेजस्वी जी जो आज कठिनाइयां झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने एग्रीड एजेंडे पर कायम रहने के वजह कर जो उनका सेकुलरिज्म, गंगा जमनी संस्कृति, भारत जो अनेकता में एकता है, उस पर जो कायम रहे, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी को पसीना आता है और भारतीय जनता पार्टी हमारे पिच पर आकर के आज राजनीति करना चाहती है। जो जातीय जनगणना का मामला था, लालू जी ने कहा था कि RSS भाजपा का काम पकड़वा करके हम जातीय, फिर ये गलत बोल रहे हैं। जातीय जनगणना का एजेंडा आपका कहां से हो गया एजाज भाई? केंद्र सरकार। शिवपाल जी मेरा सवाल अब आपसे है, एक तरफ आरजेडी को यह डर भी है कि अगर AIMIM मैदान में उतरती है तो जैसे सीमांचल में पिछली बार जो वोट था वो उसका ध्रुवीकरण हो गया था, कहीं इस बार हो जाएगा तो उनको फिर दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो ये भी दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो काम है वो मुसलमानों के लिए आरजेडी ने किया है। अगर आरजेडी ने इतना काम किया है तो फिर उनको इस बात का डर क्यों है कि मैदान में कौन आ रहा है उनके सामने? संतोष जी देखिए, बहुत मुझे आश्चर्य लग रहा था। आरजेडी के प्रवक्ता ने 6 बार उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल किया। उर्दू में ये करा दिया, उर्दू में ये करा दिया, उर्दू में ये करा दिया। क्या मुसलमानों की हैसियत और मुसलमानों की जो साक्षरता है या मुसलमानों की जो समझ है वो उर्दू तक ही सीमित है? क्या आरजेडी के लोग मुसलमानों को उर्दू तक ही बांध के रखना चाहते हैं? क्या आरजेडी के लोग मुसलमानों को उर्दू से आगे निकालना नहीं चाहते? क्या उर्दू ही मुसलमानों के डेवलपमेंट का जो है आधार बनेगा? ताजुब लगता है मुझे इनकी सोच पे कि उर्दू से आगे निकल नहीं पाए।
और देखिए संतोष जी, इस देश के अंदर आजाद भारत में और अगर किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इस देश के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर मुस्लिम समाज के अंदर जो 80% पासमानदा समाज है उनको मुख्यधारा में लाने का काम किया है। ऐसे अनेकों उदाहरण है। धारा 370 को समाप्त करके सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर वहां के बकरवाल कम्युनिटी को, वहां के जो है पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण पहुंचाने का काम किया। मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को जो है ट्रिपल तलाक जैसे किर्त से निकाल कर उनकी जिंदगी में रोशनी लाने का काम किया। सीधा फायदा जो है वो पसमानदा मुसलमानों को मिलने जा रहा है। तो हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय के आधार पर मुसलमान को जोड़ा है, मुसलमानों को मुख्यधारा में लाया है। एजेंडा साफ है, सामाजिक न्याय और अन्य सामाजिक न्याय। दानिश भाई से एक सवाल होगा। दानिश भाई, ठीक है, आपने पासमानदा मुसलमानों की बात कही है, तो देश की जुबान है हिंदी। पसमानदा मुसलमानों की आपने बात कही है, दलित की भी तो बात होनी चाहिए। हम वक्फ बोर्ड में पसमानदा मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, तो मंदिरों में हम अपने दलित भाइयों की चिंता क्यों नहीं करते हैं? आज भी कई मंदिरों में उनको जाने नहीं दिया जाता है, तो हमें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। पहले अपने घर को संभालना चाहिए। मैं खुद एक हिंदू हूं, लेकिन मैं अपने हिंदू के किसी भी धार्मिक चीजों पर मैं नहीं चाहूंगा किसी मुसलमान का एंट्री हो। तो हम क्यों मुसलमानों पर थोपना चाहते हैं कि उनके मुसलमान के धार्मिक चीजों पर कोई हिंदू उस टीम में घुसे? हम सबको दोनों को अपना इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार संविधान देती है। जवाब दीजिएगा, लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए। जो आतंकवादी करना चाहते थे, जो कश्मीर में हुआ, वो आतंकवादी यही चाहते थे कि हिंदू मुसलमान हो और हमारा देश खत्म हो जाए। दानिश जी जवाब दीजिएगा, पहले रणजीत जी मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। हिंदू मुसलमान मत करिए। इस बार जो महाकुंभ हुआ, इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार में महाकुंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस महाकुंभ का आयोजक कौन था? किसकी देखरेख में हुआ था वो? एक मुस्लिम था, शायद आपको नहीं पता। आजम खान के देखरेख में हुआ था जी। बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं जानकारी है। अच्छी जानकारी आपने मुझे दी है। ठीक है, अब मेरा सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ये कहकर गए हैं कि वो कम 4 का बदला 24 से लेंगे, यानी कि 4 विधायक उनके तोड़े गए तो वो इस बार 24 विधायक जितवा कर लाएंगे अपनी पार्टी को। तो AIMIM जो है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? फिर तो आपको सीमांचल से बाहर निकलकर अपना दायरा बड़ा करना पड़ेगा। एक सभा को किया, बिल्कुल कल मेरे ही इलाके में चंपारण के ढाका में ओवैसी साहब का प्रोग्राम था और मुझे उन्होंने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया और पूरा ढाका का और एक एक मुसलमान, हिंदू, हर एक समाज का लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, क्योंकि यह कार्यक्रम था आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। आज जितने मजबूती से पाकिस्तान का विरोध ओवैसी साहब कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई हिंदू समाज का नेता इतने ताकत से, इतने पुरजोर विरोध को कर रहा है। हम आपसी विवाद को आपस में सलट लेंगे। जब वक्त की बात आएगी काला झंडा भी दिखाएंगे, लेकिन बाहरी दुश्मन से लड़ना होगा तो हम तिरंगा लेकर के एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद करेंगे। बैरिस्टर है वो, और उनके पास जो शब्दों का भंडार है उसके हिसाब से जो उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा है सोशल मीडिया पर, सब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। ठीक है अंजुम जी, अब मेरा सवाल आपसे, चूंकि समय की कमी है, अंजुम जी मेरा सवाल आपसे है। ठीक है अंजुम जी, मेरा सवाल आपसे है। एक तरफ आरजेडी ये दावा कर रही है कि उसने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ काम किया है, दूसरी तरफ AIMIM के आने से वो चिंतित भी नजर आ रही है, और सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी भी खुद को बताने की कोशिश कर रही है, जबकि जेडीयू ये दावा करती है कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम जो है वो जेडीयू ने किया है। देखिए संतोष जी, डेमोक्रेसी में हेलो जी, आवाज मिल रही है? हाँ संतोष जी, डेमोक्रेसी में सारी चीजों का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो जनता देती है। हम कितना भी कह लें मैं सेकुलर हूं, मैंने बहुत काम किया है, और जनता जब चुनाव में चुनती है ना तब ये समझ में आता है कि जनता ने किसको रिकॉग्नाइज किया है, जनता ने किसके ऊपर विश्वास जताया है। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि 2005 से लगातार, चाहे वो लोकसभा, अभी हाल का इलेक्शन हम देखें लोकसभा या फिर बाई इलेक्शन में तो सुपड़ा साफ हुआ महागठबंधन का, तो बिहार की जनता एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास, पूर्ण बहुमत वो देती रही है। और साथ ही साथ सेकुलरिज्म की बात अगर है ना संतोष जी, तो मैं तो कह तो रही हूं कि ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
दंगे इनके शासनकाल में जितने हुए, भारतीय जनता पार्टी के उन लोग कहते हैं कि कम्युनल पार्टी है, कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, तो हमारी एनडीए की सरकार 2005 से लगातार एक भी कम्युनल दंगा ये लोग बता दे कि हम लोगों के शासनकाल में हुआ है। भागलपुर दंगा का जो बिल्कुल सही बात है, नीतीश जी थे सेकुलर थे, लेकिन अब नहीं है। बंद करवाई थी इन लोगों ने ही बंद करवाई थी ना, जब हमारी सरकार आई, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जब हमारी सरकार आई फाइलों को रीओपन करवाया गया, भागलपुर न्यायिक दंगा आयोग का गठन किया गया। एजाज भाई आप चुप रहिएगा कि नहीं? दंगों के लिए हम आपको अलग से दे देंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें दंगों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। पार्टनर के लोग भागलपुर दंगा आयोग का गठन करके उसकी जांच हुई और संतोषी देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो जमुई में जो हुआ था, अंजुम जी, पेंशन और जो जमुई में हुआ था वो भी तो ऐसा ही घटना था। अब संतोषी आप ही बता दीजिए, अगर सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो क्या इनका जो एक बना बनाया नीतीश जी चेहरा आगे रख करके सेकुलरिज्म का स्टैंड करता है, कहीं स्टैंड नहीं करता है। ठीक है, साथ ही साथ लंबी बातें ये ठीक है, असफर जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आया जाए। असफर जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल ये है कि AIMIM इस बार 24 सीटें जीतने का दावा कर रही है, कम से कम 24, 4 का जवाब 24 से देगी वो, यानी कि वो सीमांचल से बाहर भी चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी परेशानी? कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हैं अब मुस्लिम मंत्री काम कर रहे हैं, कल 5 बोले थे, आज 24 बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं 4 लेंगे, मतलब और बात करेंगे। ऐसा है कि AIMIM कोई नहीं कि आप जीत लीजिएगा, 60 आप नहीं जीत पाइएगा, मेरा बर्बाद कर दीजिएगा। कम से कम 60 सीटों पे लड़ेगी और आपका मकसद तो यही है ना कि हम बर्बाद कर दें और बिना दूसरे को नहीं जा रही, अपने आप हालात हम लोग और इनका मकसद यही है। इनका मकसद ये थोड़ा आपका वोट काट लेंगे, और बिल्कुल यही मकसद, और उनके वोट काटने से आपको नुकसान होगा। ओवैसी साहब हो सकता है, ओवैसी अगर ये मकसद था कि मुस्लिम महाज के लोगों को टिकट दी जाए, असफर जी इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपनी तैयारियों को लेकर कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे। तैयारी हो ही रही है ना भाई, तैयारी तो लास्ट डेट तक होती है। ठीक है, खुला मैदान है, खुला मैदान वाली कोई भी आ सकता है चुनाव लड़ने के लिए। अगर खुले मैदान में AIMIM आ जाए, कोई और मुस्लिम लीग बनकर आ जाए, कोई और पार्टी आ जाए, तो उसमें आपको अपनी तैयारियों पर विश्वास होना चाहिए। बहुत अच्छी है, अकलमंदी है, दे देना चाहिए। असफर जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, असफर जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ठीक कराने की कोशिश करते हैं। छोटा छोटा कमेंट, एजाज जी बहुत जल्दी से बोलिएगा, आखिरी 10 सेकंड। देखिए संतोष जी, ये जितना भी सीट पर लड़ लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार के अवाम, बिहार का मुसलमान इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। ठीक है दानिश जी, किसके लिए राजनीति करने के लिए बिहार बार बार दौरा कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं, परसेप्शन बिहार में नहीं चलता है। जब चुनाव होने जा रहा है, प्रधानमंत्री परसेप्शन नहीं चल रहा है तो इनका परसेप्शन कहां से चलेगा? मुसलमानों के लिए वो निश्चित तौर पर वो एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए का पूरा समर्थन जो है पसमानदा मुसलमानों को मिलने जा रहा है। रंजीत जी आखिरी कमेंट आपका। अंजुम आरा जी, नीतीश सेकुलर नेता थे, अब नहीं है। एजाज भाई, आरजेडी वालों को सरकार बनाना है, बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, तो AIMIM जैसी तमाम ऐसी पार्टियां हैं उसको आपको गठबंधन में रखना होगा। बाद में बी टीम सी टीम बोल करके आप अपना नुकसान कर लेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है अंजुम जी, आखिरी कमेंट आपका, 10 सेकंड। हमारे आदरणीय नेता सेकुलर है, इसके सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता जनता के अलावा किसी के पास ही अधिकार, जनता सर्टिफिकेट दे रही है मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो कह रहे, सुपड़ा साफ हुआ है, सुपड़ा साफ हुआ है बाई इलेक्शन। ठीक है, इस्तीफा का लिस्ट लगा हुआ है। नहीं सुन लीजिए, कोई स्कोप किसी के लिए नहीं है। जेडीयू के नेताओं का झंडा नोचा जा रहा है, कैमूर में झंडा नोचा गया। समय की कमी, इस डिबेट को नहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने जब सीमांचल में ताल ठोकी
तो कईयों के गले को सुखा दिया है, क्योंकि सीमांचल में वो पिछली बार 2020 में बड़ा खेला कर चुके हैं। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? और इसी से डरी हुई पार्टियां अब ओवैसी पर निशाना साध रही हैं। बहस बिहार की में फिलहाल इतना।